अगर देश में कोई भी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने ना इस 3 साल के प्रैक्टिस रूल पर एक बहुत ही अहम टिप्पणी की है और आवेदन की जो डेडलाइन है वो भी बढ़ा दी है। हाँ, 30 अप्रैल 2026 तक। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी खबर के बीच जो सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा है वो ये है कि क्या फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को अब जज बनने का मौका मिलेगा भी या नहीं। और सच कहूं तो इसी सवाल ने इस वक्त पूरी लीगल कम्युनिटी को, मतलब छात्रों से लेकर कोचिंग संस्थानों तक को, दो एकदम अलग धड़ों में बांट दिया है। हाँ, एक तरफ अनुभव की बात हो रही है और दूसरी तरफ युवाओं को मौका देने की। तो आज की इस डीप ड्राइव में हम इसी पूरी बहस को डिकोड करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की हालिया सुनवाइयों के कुछ बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो काफी तीखे ऑब्जर्वेशंस हैं। तो जो भी लोग इस मुद्दे को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक परीक्षा के नियम का बदलाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात की लड़ाई है कि हमारी अदालतों में फैसले कौन सुनाएगा, एक अनुभवी वकील या फिर एक तेज तरार युवा ग्रेजुएट। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे हड़कंप को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि ये नियम रातों रात तो नहीं बदला होगा। अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझाऊं तो सोचिए कि एक मेडिकल स्टूडेंट अपनी पूरी पढ़ाई कर लेता है, इंटर्नशिप कर लेता है। हाँ, और फिर वो सर्जन बनने के लिए एकदम तैयार होता है। बिल्कुल। और ठीक ऑपरेशन थिएटर में घुसने से पहले उससे कहा जाए कि नहीं, तुम सीधे डॉक्टर नहीं बन सकते, पहले 3 साल तक किसी सीनियर सर्जन को सिर्फ ऑपरेशन करते हुए देखो, वो भी बिना किसी सैलरी के। एग्जैक्टली। मतलब इसमें अनुभव तो शायद मिलेगा, लेकिन क्या हर कोई बिना कमाई के 3 साल टिक पाएगा? ये मेडिकल स्टूडेंट वाला उदाहरण एकदम सटीक बैठता है सिचुएशन पर। अगर हम इतिहास देखें ना तो हमें साल 2002 में जाना होगा। अच्छा, 2002 में क्या हुआ था? उस समय शेट्टी कमीशन नाम के एक आयोग ने अपनी सिफारिशें दी थी। 2002 से पहले भी प्रैक्टिस का नियम हुआ करता था, लेकिन शेट्टी कमीशन ने इसे हटा दिया था। तो उन्होंने इसे हटाने के पीछे क्या तर्क दिया था? उनका कहना था कि अब लॉ की पढ़ाई का जो ढांचा है वो पूरी तरह बदल चुका है। ढांचा बदलने से मतलब ये 5 साल वाले कोर्सेज? हाँ, एग्जैक्टली। जो 5 साल के इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी कोर्सेज आ गए थे ना, उनमें क्लिनिकल लीगल एजुकेशन, मूट कोर्ट्स यानी जो डमी कोर्ट रूम होते हैं, और इंटर्नशिप्स अनिवार्य कर दी गई थी। तो मतलब छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान ही काफी प्रैक्टिकल अनुभव ले रहे थे? बिल्कुल। एक छात्र इतने समय तक वकीलों और जजों के साथ इंटर्नशिप कर लेता है कि उसे कोर्ट के माहौल का अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है। तो इसलिए शेट्टी कमीशन ने कहा कि अलग से 3 साल धक्के खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को सीधे परीक्षा देने की अनुमति मिलनी चाहिए, और सालों तक ये व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चलती रही। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब पलट दिया। 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है ना? जी, और इस फैसले ने पूरे लीगल एजुकेशन सेक्टर को लिटरली झकझोर कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से वो पुराना नियम वापस लागू कर दिया। मतलब अब सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने के लिए 3 साल की वकालत अनिवार्य कर दी गई। एकदम अनिवार्य। कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट अब सीधे परीक्षा में बैठ ही नहीं सकता था। और ऑब्वियसली इस फैसले के आते ही बवाल मचना तो तय था। जो छात्र अपने फाइनल ईयर में थे उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। बिल्कुल खिसकी होगी। कई लोग पिछले 3-4 साल से सिर्फ जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे। इसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशंस यानी पुनर्विचार याचिकाओं की बाढ़ आ गई। देश भर से छात्रों और वकीलों ने इसे चुनौती दी। हाँ, और फिर 10 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कदम उठाया जो आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलता है। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूँगा। जो लोग कानूनी प्रक्रियाओं को बहुत करीब से नहीं जानते, उन्हें मैं बता दूं कि आमतौर पर जो रिव्यू पिटिशन होती है, जज उसे अपने चेंबर में बंद दरवाजों के पीछे सुनते हैं। हाँ, उसमें कोई खुली बहस या वकीलों की जिरह नहीं होती है। तो क्या इस मामले में कुछ अलग हुआ? जी हाँ, यही इस मामले की गंभीरता को दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को ओपन कोर्ट यानी खुली अदालत में सुनने की इजाजत दे दी। अच्छा, मतलब वकीलों को जजों के सामने अपने तर्क रखने का पूरा मौका मिला? बिल्कुल। वर्तमान में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी और जस्टिस के विनोद चंद्रन की एक विशेष बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। और इसी सुनवाई के दौरान वो अहम फैसला आया जिसने हजारों छात्रों को एक फौरी राहत दी है, वो 30 अप्रैल 2026 वाली डेडलाइन। जज भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
अरे तो जो छात्र इस नियम को चुनौती दे रहे हैं वो तो बिना सुनवाई पूरी हुए ही रेस से बाहर हो जाते। एग्जैक्टली इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स और राज्य आयोगों को सख्त निर्देश दिया कि आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी जाए। ये तो बहुत बड़ी प्रशासनिक राहत है। कम से कम इस साल के लिए तो मौका नहीं छूटेगा। लेकिन अगर हम इस पूरे विवाद की जड़ में जाएं तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। बताइए क्या? कोर्ट आखिर इस 3 साल के नियम पर इतना अड़ा क्यों हुआ है? मतलब क्या सिर्फ एक काला कोट पहनकर 3 साल कोर्ट के चक्कर लगाने से कोई रातों रात परिपक्व जज बन जाता है? ये एक बहुत ही तीखा लेकिन एकदम सही सवाल है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने भी अदालत में ठीक यही तर्क रखा था। क्योंकि वास्तविकता तो ये है ना कि कई जूनियर वकीलों को शुरुआत में सिर्फ अगली तारीख लेने या फाइलों का वजन उठाने का ही काम मिलता है। हाँ, लेकिन अगर हम चीफ जस्टिस सूर्यकांत और उनकी बेंच का नजरिया देखें तो उनका स्टैंड बहुत साफ है। चीफ जस्टिस का मानना है कि न्यायपालिका में मैच्योर पर्सन्स यानी परिपक्व लोगों की सख्त जरूरत है। तो क्या उनके अनुसार एक 23 या 24 साल का युवा परिपक्व नहीं हो सकता? देखिए, कोर्ट का तर्क ये है कि किताबी ज्ञान और व्यवहारिक समझ में बहुत बड़ा अंतर होता है। थियोरी वर्सेस प्रैक्टिस। बिल्कुल। एक जज को सिर्फ ये नहीं जानना होता कि कानून की किताब में क्या लिखा है, उसे ये समझना होता है कि ट्रायल कोर्ट असल में काम कैसे करता है, गवाह कैसे पेश किए जाते हैं, वो झूठ कैसे बोलते हैं। और क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जो पुलिस और वकीलों का रवैया होता है वो भी देखना होता है। एग्जैक्टली। चीफ जस्टिस का मानना है कि मानव स्वभाव और समाज की ये गहरी समझ सिर्फ एक बंद कमरे में किताबें पढ़ने से नहीं आ सकती। इसके लिए आपको जमीनी हकीकत देखनी पड़ती है। लेकिन कोर्ट के इसी जमीनी हकीकत वाले तर्क पर मेरा वही पुराना सवाल वापस आता है। अगर कोई जूनियर वकील कोर्ट की कैंटीन में बैठकर सिर्फ चाय पी रहा है और समय बिता रहा है, तो क्या वो 3 साल बाद एक अच्छा जज कहलाने लायक हो जाएगा? चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान इस बात का बहुत ही सटीक जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि प्रैक्टिस की शर्त का मतलब सिर्फ कोर्ट में हाजिरी लगाना या खाली बैठना बिल्कुल नहीं है। तो फिर उनके हिसाब से असली प्रैक्टिस क्या है? उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन सुझाव दिया। उनका कहना था कि अगर किसी युवा वकील के पास कोई बड़े मुवक्किल या केस नहीं है तो वो एक फ्री लीगल एड काउंसिल के रूप में काम कर सकता है। अच्छा, मतलब मुफ्त कानूनी सहायता वकील। हाँ, राज्य की विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब लोगों को मुफ्त वकील मुहैया कराती है। युवा वकील वहां जाकर असली केस लड़ सकते हैं। ये तो काफी अच्छा पॉइंट है। इससे उन्हें ट्रायल का असली अनुभव भी मिलेगा और समाज की मदद भी होगी। एग्जैक्टली। उनका मूल मंत्र यही था कि इन 3 सालों में आप कुछ सार्थक सीखें। ये नजरिया तो काफी तार्किक लगता है। लेकिन इस पूरी बहस में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ तब आया जब कोर्ट रूम में एक विशेष इंडस्ट्री का जिक्र हुआ। ओहो, आप कोचिंग सेंटर्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैंने पढ़ा था कि जस्टिस विनोद चंद्रन ने कोचिंग सेंटर्स को लेकर एक बहुत ही बेबाक, मतलब काफी मसालेदार टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी तो पूरे लीगल सर्कल में चर्चा का विषय बन गई थी। जस्टिस चंद्रन ने ओपन कोर्ट में सीधे सीधे कहा कि इस 3 साल के नियम को हटाने की जो इतनी भारी और संगठित मांग हो रही है ना, उसके पीछे असल ताकत कोचिंग सेंटर्स की है। मतलब अगर मैं इसका विश्लेषण करूं तो कोचिंग सेंटर्स का पूरा बिजनेस मॉडल इसी बात पर टिका है कि फ्रेश ग्रेजुएट आए, कोचिंग ले, रटे रटाए नोट्स पढ़े और सीधे जज बन जाए। बिल्कुल। अगर 3 साल का प्रैक्टिस रूल आ गया तो कोई भी छात्र सीधे कोचिंग में लाखों रुपए क्यों फूकेगा? वो तो जाकर पहले प्रैक्टिस करेगा। सही बात है। और जस्टिस चंद्रन ने इसे अपने लंबे निजी अनुभव से जोड़ा। उन्होंने कहा कि वो खुद अनगिनत जुडिशियल इंटरव्यू ले चुके हैं। उनके अनुसार ये सारा विरोध मुख्य रूप से उन कोचिंग माफियाओं से प्रेरित है जिनका करोड़ों का व्यापार इस पर निर्भर है। कोर्ट की ये बात काफी वजनदार है कि न्यायपालिका को रटे रटाए ज्ञान वाले रोबोट नहीं बल्कि समझदार इंसान चाहिए। हाँ, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जिन लोगों ने ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हैं, वो भी तो हवा में बात नहीं कर रहे ना। बिल्कुल। तो इस 3 साल के नियम से समाज के किस वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है? अगर हम दलीलों पर गौर करें तो ये नियम एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट खड़ा करता है। सबसे गंभीर मुद्दा महिलाओं पर इसके प्रभाव को लेकर उठाया गया है। महिलाओं पर प्रभाव? एक पुरुष और एक महिला के लिए 3 साल की प्रैक्टिस में इतना बड़ा अंतर कैसे आ जाता है? सीनियर एडवोकेट नंदिता राव और पिंकी आनंद ने कोर्ट में जो तथ्य रखे वो वास्तव में झकझोरने वाले हैं।
इसे ऐसे समझिए, जब एक छात्रा 23 या 24 साल की उम्र में ग्रेजुएट होती है तो उसके करियर के शुरुआती 3-4 साल बहुत अहम होते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। हाँ, अगर उस पर 3 साल अनिवार्य प्रैक्टिस का नियम थोप दिया जाए तो ये वो समय होता है जब जूनियर वकीलों को बहुत कम या कई बार बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते। और हमारे समाज की कड़वी सच्चाई ये भी है कि एक लड़की पर 25-26 की उम्र तक आते आते शादी और परिवार बसाने का भारी दबाव बनने लगता है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। नंदिता राव ने अदालत को बताया कि महिलाओं के पेशेवर करियर के ये शुरुआती साल अक्सर उनके रिप्रोडक्टिव ईयर्स यानी परिवार बढ़ाने के वर्षों से सीधे तौर पर टकराते हैं। ओहो, मतलब एक तरफ उनका बायोलॉजिकल क्लॉक चल रहा है और दूसरी तरफ प्रोफेशनल क्लॉक। एग्जैक्टली। और अगर कोई महिला इन 3 सालों के दौरान मातृत्व के कारण ब्रेक लेती है तो वकालत के पेशे में दोबारा वही मोमेंटम हासिल करना लगभग असंभव हो जाता है। ये तो सच में, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की महिलाओं के करियर को पीछे धकेलने वाला कदम हो सकता है। और बात सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। दिव्यांग उम्मीदवारों यानी स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स का मुद्दा भी बहुत जोर शोर से उठाया गया। जो श्रोता कानूनी शब्दावली से परिचित नहीं है उनके लिए बता दूं कि इस मामले में एक एमिकस क्यूरी नियुक्त किए गए थे। हाँ, कोर्ट के मित्र जी, जिसे अदालत निष्पक्ष सलाह देने के लिए बुलाती है। तो इस मामले में जो एमिकस क्यूरी थे उन्होंने दिव्यांगों के बारे में क्या कहा? इस मामले में एमिकस क्यूरी थे सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ भटनागर। उन्होंने अदालत का ध्यान इस सच्चाई की तरफ खींचा कि भारत की निचली अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर दिव्यांगों के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। ये तुम सबने देखा है, कई पुरानी अदालतों में आज भी ढंग के रैंप नहीं है, लिफ्ट काम नहीं करती हैं। बिल्कुल, और सीढ़ियां इतनी संकरी होती हैं कि एक आम इंसान का चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एक व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाला उम्मीदवार 3 साल तक रोजाना अदालत की दौड़ भाग कैसे करेगा? ये तो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। तो क्या एमिकस क्यूरी ने कोई समाधान दिया? हाँ, उन्होंने सुझाव दिया कि कम से कम महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए इस अनिवार्यता में कुछ विशेष छूट दी जाए। तो इस सुझाव पर चीफ जस्टिस की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या वो इस पर राजी हुए? नहीं, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अरे? उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि महिलाओं और दिव्यांगों के लिए विशेष छूट देना व्यवहारिक नहीं है। नॉट प्रैक्टिकल। लेकिन क्यों? उनका मानना था कि जज की कुर्सी पर बैठने के बाद काम का दबाव सबके लिए बराबर होता है, इसलिए योग्यता के नियमों में इस तरह की छूट देना उचित नहीं होगा। ये सुनकर तो उन उम्मीदवारों को गहरी निराशा हुई होगी। लेकिन महिलाओं और दिव्यांगों के अलावा जो लोग पहले से वकालत कर रहे हैं लेकिन ट्रायल कोर्ट नहीं जाते, उनका क्या? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एडवोकेट चंद्रसेन यादव ने एक बहुत ही मजबूत संवैधानिक तर्क पेश किया। मैं बता दूं कि यहाँ संविधान के अनुच्छेद 19 का 1G का जिक्र आता है, जो हमें अपनी पसंद का पेशा चुनने की आजादी देता है। तो क्या ये नियम उस आजादी का हनन कर रहा है? याचिकाकर्ताओं का तो यही मानना है। जरा सोचिए उन लॉ ग्रेजुएट्स के बारे में जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में काम कर रहे हैं या जो PSUs और बैंकों में लीगल मैनेजर्स हैं। हाँ, उनके पास तो कॉन्ट्रैक्ट्स का और ड्राफ्टिंग का बहुत बेहतरीन अनुभव होता है। लेकिन क्योंकि वो रोजाना काला कोट पहनकर किसी गवाह से जिरह नहीं कर रहे हैं, तो इस नए नियम के तहत उनका सारा अनुभव शून्य मान लिया जाएगा। मतलब वो सीधे तौर पर अयोग्य हो जाते हैं। बिल्कुल। और इससे भी बड़ा, शायद सबसे बड़ा सवाल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का है। हाँ, SC, ST और OBC वर्ग के कई उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो अपने परिवार की पहली पीढ़ी के वकील होते हैं। उनके पास कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं होता। और ट्रायल कोर्ट में एक जूनियर वकील के तौर पर काम करना कोई आसान बात नहीं है। कई बार तो सीनियर वकील अपने जूनियर्स को चाय समोसे के पैसे भी नहीं देते। ये एक बहुत ही चुभने वाली सच्चाई है। ऐसे में 3 साल तक बिना किसी ठोस कमाई के सिर्फ अनुभव के नाम पर कोर्ट के धक्के खाना, ये तो न्यायपालिका को सिर्फ अमीरों का क्लब बनाने जैसी बात हो गई। यही दलील दी गई है कि ये नियम होनहार लोगों के लिए न्यायपालिका के दरवाजे बंद कर देता है, जिनके पास 3 साल तक आर्थिक बैकअप नहीं है। ये योग्यता से ज्यादा आर्थिक क्षमता का परीक्षण बन जाता है। तो अगर मैं इस पूरी बहस को देखूं, तो दोनों तरफ के तर्क अपनी जगह बहुत मजबूत हैं। कोर्ट का ये डर बिल्कुल जायज है कि 24 साल का युवा चालाक गवाहों को नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये नियम महिलाओं, दिव्यांगों और कमजोर छात्रों को रेस से बाहर कर रहा है। तो फिर बीच का रास्ता क्या है?
यहाँ पर एक प्रतिष्ठित सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्वेज ने कोर्ट के सामने एक शानदार तर्क पेश किया। उन्होंने कहा कि हमें प्रायर प्रैक्टिस की इस पुरानी जिद को छोड़ना होगा। अच्छा, तो फिर विकल्प क्या है? उन्होंने कहा कि अगर हम ग्लोबल ट्रेंड देखें तो अब फोकस जजों की इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग यानी संस्थागत प्रशिक्षण पर है। इसका मतलब है कि पहले परीक्षा के जरिए उन्हें चुन लिया जाए और फिर उन्हें जज बनाने की ट्रेनिंग दी जाए? बिल्कुल। गोंसाल्वेज ने पोर्ट को बताया कि भारत में भी अब नेशनल जुडिशियल एकेडमी जैसी बेहतरीन संस्थाएं हैं। हाँ, लगभग हर राज्य की अपनी जुडिशियल एकेडमी है। तो बजाय इसके कि हम युवाओं को 3 साल तक ट्रायल कोर्ट में दिशाहीन छोड़ दें, जहां वो शायद गलत आदतें सीख लें, हम उन्हें सीधे रिक्रूट करें और एक शानदार अकादमी में ट्रेनिंग दें। मतलब उन्हें ड्राफ्टिंग, गवाहों से निपटना, कोर्टरूम मैनेज करना, सब कुछ सिखाया जाए। ठीक यही बात एमिकस क्यूरी ने भी उठाई। उन्होंने चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर फैजान मुस्तफा का हवाला दिया। उन्होंने क्या कहा था? उनका भी यही सुझाव है कि प्रैक्टिस की अनिवार्यता को खत्म करके चुने गए सिविल जजों की ट्रेनिंग का समय 1 साल से बढ़ाकर 2 या 3 साल कर दिया जाना चाहिए। ये तो एक बहुत ही तार्किक और प्रैक्टिकल समाधान लगता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस विचार पर ध्यान दिया? हाँ, और यही इस सुनवाई का सबसे अहम हिस्सा था। खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस विचार में दम देखा। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प टिप्पणी की। क्या कहा उन्होंने? चीफ जस्टिस ने माना कि एक वैकल्पिक मॉडल ये भी हो सकता है कि हम सबसे बेहतरीन टैलेंट को परीक्षा के जरिए चुनें, उन्हें अपने पास सुरक्षित रखें और फिर उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दें। मतलब टैलेंट को भागने न दिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि चीफ जस्टिस ने खुद चिंता जाहिर की कि अगर आप इन बेहद प्रतिभावान युवाओं से कहते कि पहले जाकर कहीं वकालत करो, तो उन्होंने कहा भगवान जाने वे 3 साल बाद कहाँ होंगे। अरे, उनका ये डर 100% सही है। आज के समय में देश के टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के छात्रों को देखिए। उनके पास कॉर्पोरेट लॉ फर्म से लाखों के पैकेज के ऑफर आते हैं। एग्जैक्टली। कोई भी ऐसा छात्र जिसके सिर पर एजुकेशन लोन का भारी बोझ हो, वो भला 3 साल तक किसी ट्रायल कोर्ट में नाम मात्र की फीस पर क्यों संघर्ष करेगा? वो तो कॉर्पोरेट सेक्टर में चला जाएगा। और यही बात गोंजाल्वेज ने जोर देकर कही। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये 3 साल का नियम लागू रहता है तो हम देश के सबसे तेज कानूनी दिमागों को जुडिशरी से हमेशा के लिए खो देंगे। और इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि जो फर्स्ट ईयर टैलेंट है वो कॉर्पोरेट के पास चला जाएगा और न्यायपालिका को शायद वो टैलेंट मिलेगा जो कॉर्पोरेट में जगह नहीं बना पाया। हालांकि इसके सटीक आंकड़े भी जुटाए जाने बाकी हैं, लेकिन एक जमीनी हकीकत के तौर पर ये एक बहुत ही गंभीर चिंता है। तो इस पूरी गहरी चर्चा से हमने कई अहम पहलुओं को समझा है। हमने देखा कि डेडलाइन 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ गई है, जो एक फौरी राहत जरूर है। हाँ, एस्पिरेंट्स के लिए ये एक सांस लेने वाली बात है। लेकिन असली लड़ाई अभी भी जारी है। एक तरफ दुनियादारी का अनुभव चाहिए और दूसरी तरफ महिलाओं और दिव्यांगों के सामने एक दीवार खड़ी हो गई है। और जैसा कि हमने चर्चा की, दुनिया पूर्व अनुभव से हटकर बेहतरीन संस्थागत ट्रेनिंग पर फोकस कर रही है, जो भारत के लिए भी बेहतर रास्ता हो सकता है। अब यहाँ कोई आम इंसान सोच सकता है कि भाई मैं तो वकील नहीं हूँ, मुझे इस नियम से क्या लेना देना। ये सोचना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये मुद्दा हर नागरिक से सीधे तौर पर जुड़ा है। जरा सोचिए, जो लोग आज इस परीक्षा के जरिए जज बनेंगे, वही कल को आम नागरिकों के संपत्ति के विवादों का, महिलाओं के खिलाफ अपराधों का फैसला करेंगे। बिल्कुल। समाज में न्याय की गुणवत्ता सीधे इस बात पर निर्भर करती है कि उस न्याय की कुर्सी पर कौन बैठा है। क्या उस कुर्सी पर समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है? यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने वाले कई दशकों तक भारतीय न्यायपालिका की दिशा तय करेगा। ये वास्तव में एक ऐसा विषय है जिस पर हर जागरूक इंसान को नजर रखनी चाहिए। तो आज के इस डीप डाइव को हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन तीखे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, जरा विचार कीजिएगा, अगर हम जूनियर जज बनने के लिए 3 साल की अनिवार्य वकालत मांग रहे हैं और इस दौरान कोई आर्थिक सुरक्षा या सैलरी नहीं दे रहे हैं। सही बात है। तो क्या हम वास्तव में देश के सबसे बेहतरीन कानूनी दिमागों को चुन रहे हैं, या फिर हम सिर्फ उन लोगों को चुन रहे हैं जो एक जूनियर वकील की मामूली कमाई पर 3 साल तक अपना खर्च उठाने की हैसियत रखते हैं? ये वाकई में एक ऐसा सवाल है जो पूरी व्यवस्था को आईना दिखाता है। क्या हमारे देश में न्याय की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता अब काबिलियत से ज्यादा आर्थिक क्षमता पर निर्भर होता जा रहा है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाते रहिए।